उस रात गांव पर सन्नाटा नहीं, बोझ छाया हुआ था। सर्दियों की तेज ठंड और लगातार होती बारिश ने मानो हर दिल को भारी कर दिया था। कच्ची गलियों में पानी भर गया था और घरों के बाहर रखे दिए बार बार हवा में कांप रहे थे। खेतों में खड़ी फसल झुक चुकी थी, जैसे मौसम के आगे हार मान गई हो। गांव के किनारे एक टूटी सी झोपड़ी में हरिकिशन अपने परिवार के साथ रहता था। झोपड़ी की छत से पानी सीधे अंदर गिर रहा था। पत्नी शांति अपने आंचल से टपकता पानी रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। हर बार यही हाल होता है। बारिश आती है और सब कुछ बहा ले जाती है। हरिकिशन गीले फटे कंबल में लिपटा बैठा था। कई दिनों से उसे काम नहीं मिला था। उसने धीमी आवाज में कहा, आज साहूकार मिला था, बोला पहले पुराना उधार चुका, फिर नया काम मिलेगा। बाबा, अम्मा, आज खाना मिलेगा ना? शांति ने जल्दी से मुंह मोड़ लिया। आंखों से आंसू गिरने ही वाले थे। मिलेगा बेटा। उसने झूठी हिम्मत के साथ कहा। उसी वक्त बाहर तेज हवा चली और झोपड़ी का एक हिस्सा टूटकर गिर पड़ा। गुड़िया डर के मारे चिल्ला उठी, अम्मा, छत गिर जाएगी क्या? हरिकिशन तुरंत खड़ा हुआ। नहीं बिटिया, जब तक मैं हूं कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके शब्दों में खुद को दिलासा देने की कोशिश ज्यादा थी। शांति ने चूल्हे पर बस एक रोटी रखी। उसने उसे 4 टुकड़ों में बांटा। आज बस इतना ही है। उसने सिर झुकाकर कहा। हरिकिशन ने अपना हिस्सा बच्चों की ओर बढ़ा दिया। मैं नहीं खाऊंगा, पेट भरा है। पप्पू ने मासूमियत से पूछा, बाबा, क्या गरीबी कभी खत्म होती है? हरिकिशन के पास जवाब नहीं था। वह बस बाहर होती बारिश को देखता रहा। उसी बीच गांव में किसी के रोने की आवाज आई। पता चला पास वाले घर में एक बूढ़ी अम्मा ठंड में चल बसी थी। मंदिर की घंटी शोक में बज उठी। शांति फुसफुसाई, भगवान, हमारे बच्चों को बचा लेना। रात गहरी होती गई। बारिश अब भी गिर रही थी। झोपड़ी में ठंड थी, भूख थी, डर था। लेकिन फिर भी हरिकिशन ने बच्चों को अपने सीने से लगा लिया। बारिश उस रात बहुत रोई और झोपड़ी के अंदर 4 दिल चुपचाप सहते रहे। रात किसी तरह कट गई। सुबह हुई तो बारिश तो थम चुकी थी, लेकिन ठंड और बढ़ गई थी। गांव धुंध में लिपटा हुआ था। हरिकिशन की आंख खुली तो उसने महसूस किया कि उसका शरीर बुरी तरह जकड़ा हुआ है। सीने में जलन थी, सांस भारी लग रही थी। शांति घबराकर बोली, तुम्हारा बदन बहुत तप रहा है। रात भर ठंड में भीगे रहे, यही होना था। हरिकिशन ने उठने की कोशिश की पर उठ नहीं पाया। उसने कमजोर आवाज में कहा, आज भी काम पर नहीं गया तो बच्चों का क्या होगा? जान है तो काम है, आज मत जाओ। लेकिन हरिकिशन नहीं माना। उसने फटे जूते पहने और बारिश से भीगे रास्ते पर चल पड़ा। गांव के बाहर सड़क पर कीचड़ था, पैर बार बार फिसल रहे थे। साहूकार की दुकान पर पहुंचकर उसने हाथ जोड़ दी। आज मजदूरी दे दो सेठ, हालत बहुत खराब है। बीमार आदमी से काम नहीं होता, जाओ। हरिकिशन खाली हाथ लौट पड़ा। आधे रास्ते में उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह वहीं गिर पड़ा, कीचड़ में, ठंडे पानी में। शाम तक जब वह घर नहीं लौटा तो शांति बेचैन हो गई। गांव वालों की मदद से उसे घर लाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। शांति फूट फूट कर रो पड़ी। तुम तो कहकर गए थे कि रास्ता निकल आएगा। बच्चे सहमे हुए खड़े थे। पप्पू ने पिता का हाथ हिलाते हुए कहा, बाबा, उठो ना, मैं अब कभी खाना ज्यादा नहीं मांगूंगा। लेकिन हरिकिशन नहीं उठा। अगले दिन गांव में चिता जली। हरिकिशन की चिता की आग बुझ चुकी थी, लेकिन शांति के दिल की आग अब भी जल रही थी। गांव के लोग अपने अपने घर लौट गए थे,
पर झोपड़ी के अंदर सन्नाटा रह गया था। पप्पू ने धीरे से पूछा, अम्मा, बाबा अब कभी नहीं आएंगे ना? शांति ने जवाब नहीं दिया। उसके पास शब्द नहीं थे। अगले दिन सुबह शांति अकेले नदी किनारे गई, वही नदी जिसने उस सर्द मौसम में हरिकिशन को छीन लिया था। वह बुदबुदाई, तुम मेहनत करते रहे और हम फिर भी खाली रह गए। अब घर चलाने की जिम्मेदारी शांति पर थी। वह गांव के घरों में बर्तन मांजने लगी, गुड़िया को गोद में लेकर काम करती और पप्पू को अपने साथ खेतों में ले जाती। एक दिन पप्पू बोला, अम्मा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, काम कर लूंगा। शांति की आंखें भर आईं। तेरे बाबा ने आखिरी सांस तक यही चाहा था कि तू पढ़े। कुछ हफ्तों बाद वही बूढ़ा आदमी जिसकी नदी में मौत की खबर गांव में फैली थी, झोपड़ी पर आया। वह हरिकिशन की कहानी सुन चुका था, कैसे बीमारी और ठंड में गिरकर उसकी जान चली गई थी। उसने शांति से कहा, तुम्हारे पति ने किसी दिन मेरी जान बचाने की कोशिश की थी। मैं देर से पहुंचा, ये मेरी जिम्मेदारी है। उसने पप्पू की पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा किया। इंसान मर जाता है पर उसका कर्म जिंदा रहता है। शांति ने पहली बार सिर उठाकर देखा। अगर मेरे बच्चों का भविष्य बच जाए तो समझूंगी हरिकिशन आज भी हमारे साथ है। झोपड़ी अब भी कच्ची थी, पर अब उस घर में एक नई बात थी, हरिकिशन की याद, जो किसी सहारे की तरह जिंदा थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम अपने आसपास के हरिकिशन जैसे लोगों के प्रति संवेदनशील रहें। साथ ही यह प्रेरणा देती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी बेरहम हों, इंसान को अपने कर्म और ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ना चाहिए।